शन्नू की आंखें आंसू बहा बहा कर रीत गई थीं। जब उसका दिल भर आता था तो आंखें और दिल एकदम से उफन जाता, लगता कि जैसे कोई निचोड़ रहा हो। वह इतनी ही संवेदनशील थी जैसे एकदम से बाढ़ का पानी भर भरा कर उफनता हुआ बाढ़ ला दे, फिर थोड़े समय में पीछे छोड़ जाए तबाहियाँ, कुछ बर्बादियाँ, उजड़े हुओं की आहें, हिली हुई इमारतें, गिरे हुए पेड़। ऐसे ही शन्नू का हाल होता था। इतनी सी देर में रो रो कर आंसुओं के नदी नाले बह गए। पीछे रह गई ढेर सारी उसासें, अच्छी बुरी, बहुत सारी यादों में डूबी शन्नू। मायके की खबर पाने के बाद शन्नू की यादों के झरोखे खुलने लगे थे। उनमें से झांकती हुई कुछ अच्छी यादें वे जो बाबूजी के लाड़ प्यार में बीती थीं, कुछ बुरी यादें जो उसे कपा देती थीं, वे जो उसकी अपनी माँ के बचपन में गुजर जाने के बाद चाची के सानिध्य में बीती थीं। बाबूजी नौकरी के सिलसिले में अधिकतर बाहर ही रहते थे। शन्नू अपनी चाची, चाचा, उनके दोनों छोटे बेटों के साथ घर पर रहती थी। चाची का रौद्र रूप उसे आज भी सपनों में चौंका जाता था। वे जब तब गर्जना कर उठती थीं, जिज्जी खुद तो मर गईं, जे धिदरो बिटिया हमारे लाने छोड़ गईं। उन दिनों वह स्कूल के अलावा सारा दिन घर के कामों में जुटी रहती। चाची को दरबार करने की आदत थी, इसलिए या तो उनके घर कुछ औरतें बैठी होती मोहल्ले की, या वे किसी के घर मोहल्ले पड़ोस में निकल जाती। शन्नू को ढेर सारे कामों की लिस्ट बता जाती, उतने हो भी ना पाते और फिर एक और लिस्ट निकल आती। इतना काम कर करके उसके नन्हे हाथ दुख जाते। कोई कभी टोकता तो चाची की नाक भौं चढ़ने लग जाती। फिर वह दूसरों को सुनाती आंगन में खड़ी होकर, करवाती हूँ तो अच्छा ही है, सीख जाएगी, कल को अपने घर जाएगी तो उलाहने कौन सुनेगा, कहने वालों का क्या है, ले जाए इनको अपने यहाँ, 2 दिन में सारी सहानुभूति धरी रह जाएगी। बात बेटी के रखने पर आती तो चाची इसी बात पर जबर हो जाती थी कि हम ही ने रखा है, कोई और रिश्तेदार रखकर बता दे। अपना कलेजा पत्थर का करके उठा रहे हैं खर्चा, इनका और जेठ जी का खर्चा हम मांगते नहीं हैं, जो हथेली पर रख देते हैं सो सर नवा कर रख लेते हैं बस। जबकि पूरा खर्चा उसके बाबूजी ही उठाते थे। वो कहावत थी कि जबर की पृथ्वी अनचाहे का दान। बस एक ही धौंस थी कि आश्रय दे रखा था बिन माँ की बेटी को। कड़ी निगाह रखती थी मचाल की कभी इधर उधर चूक हो जाए। स्वभाव से कठोर होने के बावजूद उस घर में सुरक्षित थी सन्नो। बस यही दिलासा बाबूजी के लिए बहुत थी, क्योंकि उन्हें नौकरी के काम से अक्सर दिन दिन भर बाहर ही रहना पड़ता था। तो बेटी को कौन देखे पीछे, कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो सयानी बेटी पर 100 निगाहें होती हैं। शन्नो इतना काम कर कर के थकी हुई वह देर रात को पढ़ने बैठती तो ऊँघती, ज़्यादा कम पढ़ पाती थी। उधर क्लास में टीचर जी के पूछने पर आधा याद आता, आधा नहीं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता। वे चिल्लाती, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। शनाया तिवारी इतिहास के टीचर बहुत ही सख्त थीं। वह बिल्कुल भी पसंद न करती थी कि उनके विषय में लापरवाही बरती जाए, जबकि आशा के विपरीत गणित विषय में शनाया बहुत तेज थी और सब कुछ बता देती थी। प्रश्नावली का हर सवाल बस मिनटों में कर देती थी, लेकिन इतिहास उससे भूल जाता। न बता पाने पर मैडम अपनी उंगलियों में नचाती हरी टहनी के सोटे से हथेलियां और पिंडलियां लाल कर देती थीं। वह किसी तरह धीरे धीरे सिसकती हुई जाती, खुद ही अपनी सूजी हथेलियों से अपनी पिंडलियों पर गरम तेल मलती। यह क्रम 2-4 दिनों तक चलता रहता था। चाची से तो बताने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि वे तो गुणों में उन इतिहास के टीचर की भी मौसी दिखती थीं। उनके 2 बेटे, उनके चचेरे भाई उससे छोटे थे, सो दिन भर उनका मन बहलाना खिलाना पड़ता था। फिर उन्हीं लाल सूजी हथेलियों से आकर बर्तन धोने, आटा गूंदना, रोटियां बेलना कितना कष्टकर होता। रोटी बेलते वक्त सूजी पिंडलियों से बैठना कितना कष्टकर होता। दर्द होता तो निकले हुए चुपके से आंसू पोंछ लेती। बस मन ही मन पुकारती, माँ तुम क्यों चली गई। कोई उपाय ना था, पर बाबूजी को कोई भनक तक ना लगने देता। वह भी कुछ ना कहती, ना सुनती, कैसे कहती। बाद में बाबूजी के जाने के बाद झेलना तो उसे था। जो सजा दी जाती थी चाची द्वारा वह 2 गुनी 3 गुनी होकर मिलती। फिर इसलिए आंसू बहा कर भीतर के सारे सागर रीते कर लेती। वह सोचती आज उसकी माँ होती तो उनके आंचल में मुँह छुपा लेती, उनकी प्यार भरी थपकियां पाकर उनकी गोद में सो लेती। माँ का न होना, माँ के बिना बचपन कितना दुष्कर होता है बच्चों के लिए। वह सोचती कि जिन लड़कियों की माँ होती है वह उसके लिए बहुत बड़ा वरदान होता है। यह शन्नू से बढ़कर कौन जान सकता था। बस बाबूजी की वजह से ही उसका मन मायके में फंसा पड़ा था, वरना तो जाना बस फॉर्मेलिटी ही है। बाबूजी की तबीयत खराब है। शाम ढले जब से खबर आई थी, शिथिल तन दुखी मन लिए वह बैठी रह गई थी। गाँव खेड़ा
प्रेरणा होने की वजह से परिवहन के सीमित साधन थे। सर्दियों की लंबी लंबी ठिठुरती रातें मन में तरह तरह की आशंकाएं सिर उठा रही थीं कि बाबूजी ज़्यादा बीमार तो नहीं, देर से पहुंचूं तो उन्हें कुछ हो ना जाए, जा पहुंचूं तो बोल बता लें बाबूजी, क्या जाने क्या कुछ कहना चाहते हों दिल की बातें। शन्नो को बाबूजी में ही माँ और बाबूजी दोनों दिखते रहे थे जब से माँ सिधारी। हे भगवान, उन्हें कभी कुछ न हो। यह सच है कि माता पिता किसके जीवन भर संग देते हैं। बुढ़ापा माँ बाप को कितना भी असहाय कर ले, परंतु बच्चों को तो उनमें वही ऊर्जावान जीवंत छवि दिखाई देती है। ऐसे ही शन्नो को अपने बाबूजी दिखाई देते थे, अक्षय ऊर्जा से पूर्ण। वह ये सोच भी नहीं सकती थी कि उन्हें कुछ हो सकता है, पर घर पर 12 वर्ष की बेटी और सासू माँ थीं, मगर इस समय साथ जाने वाला कोई नहीं। बेटी की परसों से 6 माही परीक्षाएं शुरू हो रही थीं और अच्छा ही हुआ जो बेटी ना गई, वरना जो हुआ था बेटी के मन पर तो खौफ से न जाने क्या असर होता। पति फॉरेस्ट विभाग में नौकरी करते थे। पति को मोबाइल लगाने पर बार बार नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है सुनाई दे रहा था। शायद वह जहाँ थे वहाँ नेटवर्क नहीं था। उनकी 3 दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस में ड्यूटी रहने वाली है अफसरों के साथ, इसलिए वैसे भी उनके जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। इस कस्बे से 2 ही ट्रेनें गुजरती थीं, एक दिन में दूसरी रात में। दिन की निकल गई थी, 8 बजे के बाद रात की पैसेंजर थी, बस उसी का सहारा था। गांव वाले इसी पैसेंजर से छतरपुर टीकमगढ़ जाया करते थे। उसकी बदहवास सी हालत देखकर उसकी सास ने भी समझाया कि देख आए जाकर पिता को। फिर दोनों ने जाने की तैयारी कर दी। पति को मोबाइल लगाने पर बार बार नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है सुनाई दे रहा था। वैसे भी कभी कभार ही गई होगी अकेले कहीं ट्रेन से, कोई न कोई तो साथ होता ही था, पर मजबूरी ऐसी थी कि कुछ हो ना जाए बाबूजी को, वरना जिंदगी भर पछताएगी। कोई सूरत न दिखने पर शन्नो ने अकेले ही जाने का निश्चय किया। फिर 7:30 पर जाकर ट्रेन पर बैठ गई। गांव का स्टेशन था, इक्का दुक्का यात्री गण ही थे। कहीं कहीं लाइट जल बुझ रही थी, इसलिए ना अंधेरा लग रहा था ना उजाला। बाकी कुछ जगहों पर हल्का उजाला था। यह देख उसका दिल धड़का, पर मन कड़ा कर इंतज़ार करती रही, क्योंकि जाना तो था। ट्रेन समय से 5 मिनट पूर्व धड़धड़ाती आ गई। दुखी मन से शन्नो मंथर गति से चलकर डब्बे में जा बैठी। ट्रेन में ज़्यादा यात्री नहीं थे। जो सामने उस डब्बे में और भी 2-4 सवारियां चढ़ीं। निर्धारित समय पर सीटी बजाती हुई ट्रेन गंतव्य की ओर चल पड़ी। शाम से बैठी अर्धचेतन अवस्था में मायका याद करती रही थी। न कुछ पेट में गया, ना ही भूख महसूस हुई। अब जब चलती ट्रेन में ठंडी हवा के झोंके ने चेतना जागृत की, तो पेट भी भूख से गुड़गुड़ करने लगा। सोचा तो याद आया, नाश्ते के बाद से पेट में कुछ गया ही नहीं। पहले काम समेटने में व्यस्त रही, फिर बिटिया को पढ़ाने बैठ गई, लेकिन कुछ ना कुछ तो दादी पोती ने रखा ही होगा रास्ते के लिए। उन्हें पता है कि मैं ऐसे समय भूखी ही घूमती रहती हूँ। फिर याद आया कि उसने तो उन्हें मना कर दिया था कि मैं खुद ही अपना बैग लगा लूँगी। बिटिया तो जब आई तब तक पढ़ ही रही थी, और माँ जी को वह कैसे ही कामों में, खासकर अपने कामों में बिल्कुल नहीं लगाती है। उनके आराम करने के दिन हैं, जितना उसके पीछे कर लेंगी वही बहुत है। बैग टटोला तो एक टिफ़िन रखा हुआ मिला। उसने जैसा रखा था अलमारी में वैसे ही उठाकर रख लिया था। वैसे उसमें कुछ ना कुछ खाने का सूखा नाश्ता तो होता ही है। उसने सोचा चलो देखते हैं क्या रखा है। खोला तो उसमें थोड़े से भुने चनों के अलावा कुछ ना मिला। अब क्या करें, अनायासी भूख से पेट में हज़ारों चूहे कूदने लगे। टिफ़िन के साथ ही पानी की बोतल भी मिल गई। चलो पानी तो है, कम से कम एक रात का क्या है, काट लेगी पानी पीकर। पर दिन भर से कुछ खाया भी तो नहीं था। वह सोच रही थी चलो यही 4-6 चने जो पड़े हैं खाकर पानी पी लेती हूँ। टिफ़िन खोल वह बाबूजी की तबीयत के बारे में सोचती हुई धीरे धीरे चने चबाने लगी। थोड़ा समय कटा, लेकिन ऐसा लगता था कि आज तो वह दुनिया भर की भूख अपने साथ लेकर आ गई थी। आंतें ऐंठ रही थीं। पानी पीने से और अधिक भूख जागृत हो गई। उसके सामने एक अधेड़ देहाती बैठा हुआ था जो उसके साथ ही चढ़ा था। जब वह अपना खाना निकालकर खाने लगा तो खाने की खुशबू से उसकी भूख बेकाबू हो गई। शन्नो सोचने लगी शायद सफ़र में खाली बैठे बैठे दिमाग खाना खाने की ओर ज़्यादा ही दौड़ता है। तभी उस अधेड़ ने पूछा, खाओगी? एक पूड़ी तो ले लो, अचार के साथ अच्छी लगेगी। पर उसके पूछते ही शन्नो के दिमाग में क्या क्या बातें आने लगी। यह भी कि नशीली वस्तु
मिलाकर खिला देते हैं पेशेवर यात्री जो स्त्रियां अकेले सफ़र कर रही होती हैं। उन्हें खासकर फिर लड़की के साथ दुराचार करके पटरियों पर फेंक देते हैं। ऐसे कई गिरोह सक्रिय रहते हैं रात बेरात। अब उनमें यदि कोई अधेड़ भी शामिल हो तो कोई आश्चर्य नहीं। लड़की को बेहोश करके लूट लेते हैं या उसे उठा ले जाते हैं। ऐसी खबरें तो आजकल अखबारों में छपती ही रहती हैं। स्टेशन पर भी जगह जगह लिखा हुआ था जब वह ट्रेन में चढ़ी थी, नहीं आप खाइए। मैं खा चुकी। वह अधेड़ भी रह गया। उसने भी शन्नो की आंखों में खाने को देखकर भूख पड़ी थी इसलिए पूछ लिया था, कहाँ तक जा रही हो? फिर उसने पूछा। शन्नो को यह पसंद नहीं आया। क्यों जानना चाहते हो कहाँ जाना है? बस आदमी किसी भी उम्र के हों, लड़की से बात करने का बहाना चाहिए, इसलिए उसने नहीं बताया। शन्नो ने अनअपेक्षित सा उत्तर दिया, आगे जहाँ तक ये ट्रेन जाएगी। ऐसा गोल मोल उत्तर पाकर उस अधेड़ को बुरा लगा शायद कि वह तो एक शुभ चिंतक की भांति सहयात्री होने के कारण इस लड़की से पूछ रहा है और ये अपनी अकड़ दिखाए जा रही है। मुझे क्या करना है, तुम्हारी परेशानी तुम जानो। उसने अपनी गर्दन को एक झटका दिया। शायद उसे अपने आप को गलत ठहराया जाना पसंद नहीं आया। उसने अपना खाना ख़त्म किया और टिफ़िन समेट कर अपने बैग में डाल लिया। फिर उठकर हाथ धोने चला गया। लौटा तो शन्नो खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी कुछ लाइट्स दिखने लगीं, एक एक दो दो बिखरी हुई रोशनियाँ। शायद कोई स्टेशन आ रहा है। फिर ज़रा देर बाद पैसेंजर ट्रेन धड़धड़ाती हुई रुक गई। शन्नो ने देखा कोई गांव खेड़े का स्टेशन है, पर एक दुकान दिख रही थी थोड़ा दूर जिस पर कुछ खाने के लिए बिकता लग रहा था। कुछ समोसे और सैंडविच रखे दिखे कांच के पार। समोसों का अक्स ही उसके माथे को घुमा गया। भूख जो जोरों की लगी थी। होता है ऐसा, भूखे भजन न होए गोपाला, कहा भी गया है। दूर से धीमी होती ट्रेन की खिड़की में से यही दिखा था। वह झट से पर्स लेकर उतरी। न जाने ट्रेन कितनी रुकेगी, इसलिए जो कुछ भी मिल जाए खरीद कर शीघ्र वापस ट्रेन में चढ़ जाए। पति ने कितना समझाया कि ट्रेन के ऐप को डाउनलोड कर लो, उसमें ट्रेन का रनिंग स्टेटस, बीच के स्टॉपेज वगैरह सभी चीज़ें मिल जाती हैं, तो सीख लो। पर शन्नो की समझ में ना आता, न ही वह माता खपाना चाहती थी। वह बहुत सपाटे से उतर कर पहुंची दुकान पर, मगर कोई नज़र ना आया। जो भी था शायद अंदर सुस्ता रहा था। शन्नो ने आवाज़ दी, हेलो भाई, कोई है दुकान पर? अंदर है कोई? मुझे खाने को खरीदना है। तब तक उसने निरीक्षण किया, कुछ थोड़े से समोसे और एक दो सैंडविच रखे थे ग्लास के भीतर बस। बाकी की शेल्फ सारी खाली पड़ी मुंह चिढ़ा रही थी। उसने एक बार और आवाज़ लगाने के साथ साइड की दीवार पर थपथपाया, भाई जरा जल्दी दे दो सामान, कोई है तो बोलो वरना मेरी ट्रेन चली जाएगी। इतने में एक लड़का उबासी लेता हुआ आया। क्या है? वह अभी भी कलसाया सा खड़ा था। अरे भाई जल्दी करो, मेरी ट्रेन ना छूट जाए कहीं। उसने झट से लगी हुई लिस्ट को देखकर रुपए पकड़ाए और एक समोसा और एक सैंडविच देने को कहा। यही था कि ट्रेन की विसिल बजा दी। वह सामने लगे दूसरे कोच के गेट तक दौड़ी और चढ़कर अंदर जा पहुंची। फिर 2 डब्बे क्रॉस करके अपनी कोच की सीट तक जा पहुंची। तब तक ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। किसी तरह उसने वह खाया क्योंकि दोनों वस्तुएं बेस्वाद थीं, पर भूख के कारण कब खा गई पता न चला। पानी पीकर वह फिर थोड़ा लेट गई। पूरी रात का सफ़र था। यदि ट्रेन टाइम से चलती रही तो 5 बजे तक जा पहुँचेगी। थकी हुई तो थी ही, न जाने कब उसने बैग को सिरहाने रख लिया और कंबल निकाल कर पैरों पर डाला, सो गई। वैसे भी हिंडोला से हिलती डुलती ट्रेन में उसे अच्छी नींद आती थी, पर हर बार कोई ना कोई उसके साथ होता था। आज वह अकेली थी, इसलिए उसने अपनी पलकों को मूंदने न दिया। तय किया था कि बैठी जागती रहेगी। सोने से खतरा ही खतरा है। अकेली जान, वह भी सुंदर स्त्री। पर कंबल की गर्माहट और शरीर को आराम मिला तो पलकें कब झपक कर उसे गहरी निद्रा में ले गईं, वह स्वयं न जान सकी। ज़रा देर के बाद वह गुड़मुड़सी हुई सो रही थी। न जाने कितनी देर सोती रहती कि किसी ने झकझोरते हुए उसका कम्बल खींचकर उसे उठा दिया। ए मैडम उठ जाइए, सब लोग कब से यहाँ के स्टेशन को जा चुके हैं, आप यहाँ अकेली पड़ी सो रही हो। पहले तो उसे कुछ समझ ना आया कि कहाँ हैं। नींद में वह स्वप्न देख रही थी कि वह और बाबूजी बात कर रहे हैं। वे प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहे हैं। फिर ज़रा देर में उसकी नींद उड़ी तो देखा वह घर में नहीं ट्रेन में है। कोई उसे जगा रहा था। अरे ये क्या कह रहे हो, क्या हुआ, कौन हो आप? वह अचकचा कर एकदम से उठी और बैठ गई। अपने चारों ओर निगाह डाली। पूरी बोगी में शन्नो अकेली ही थी। बाकी लोग जो उसमें बैठे थे वे कहाँ गए? ये ट्रेन कहाँ खड़ी है? घने जंगल में कहीं तो ठहरी हुई है। शन्नो ने कई सवाल दाग दिए। फिर खिड़की के बाहर झांका।
करती किसी उल्लू की डरा देने वाली आवाज़ आई तो पहले एक, फिर दो, तीन, चार, फिर सारे उल्लुओं ने बोलना शुरू किया, जैसे उस मौके की नज़ाकत बताते सरगोशियाँ कर रहे हों और आगाह भी। काली अंधियारी रात में राक्षसी बुत से खड़े डरावने नज़र आती थी। दूर तक जहाँ अंधेरे में घने ऊंचे प्रेत से खड़े वृक्षों के पत्तों की मर सर बेहद डरावनी प्रतीत हो रही थी। मन ही मन वह बेहद घबराई, परंतु अपने आप पर काबू रख उसने प्रदर्शित नहीं होने दिया कि वह बेहद डरी हुई है, लेकिन आंखें तो रास खोल ही देती हैं। उसकी आंखें फटी पड़ी रही थीं भय से। कहीं कोई हलचल या मानवीय आवाज़ नहीं सुनाई दी। इतनी बड़ी ट्रेन खाली खड़ी हुई है, लोग कहाँ निकल गए? शन्नो वैसे तो डरने वाली जीव थी नहीं, मगर इन हालात में अनायास ही एक सर्द लहर उसकी रीढ़ से होती हुई पैरों के तलवों तक गुजर गई। उसे लगा कि उसका खून जम गया वहीं बैठे बैठे, बिल्कुल हिला भी नहीं जा रहा। वह चाहकर भी अपने शरीर को हिला न सकी कि उठकर भागने का प्रयास करती। उसने अपनी आवाज़ में आती हुई कंपकपाहट संभाली। उसने पूरा जोर लगाकर ओढ़े हुए कंबल को अच्छी तरह खींचकर शरीर पर लपेट लिया। हाँ मैडम, इंजन में कोई तकनीकी खराबी आ गई है। नया इंजन आने तक या तो यात्रीगण स्टेशन तक पैदल निकल गए हैं और वहीं पर रुके हैं, या बस टैक्सी वगैरह किसी न किसी साधन से यहाँ से निकल गए हैं। शन्नो ने चुपके से घड़ी पर निगाह डाली। उसमें रात्रि के 2:35 हुए थे। यह कौन सा स्टेशन है? गाड़ी कहाँ रुकी हुई है भैया? या जैसे अजनबी शब्दों को चबा रहा हो। उसकी आवाज़ कहीं दूर से आ रही थी। ये ट्रेन कर्मापुर स्टेशन से 2 किलोमीटर आगे खड़ी है। कर्मापुर जाने के लिए आपको इतना ही पीछे पैदल चलना पड़ेगा। यहाँ से आधा पौन घंटे की दूरी पर बलदेवगढ़ भी है, जहाँ से हर एक घंटे में टीकमगढ़ के लिए बस मिल जाती है। उसकी बात सुनकर शन्नो ने जैसे तैसे स्वयं को संभाला। आप कैसे जानते हैं कि मुझे टीकमगढ़ जाना है? वह ना पूछिए, मुझे सब पता है, किसको कब कहाँ और क्यों जाना है। अब की बार उस अनजान आदमी की आवाज़ कहीं दूर पाताली गड्ढर से आती हुई प्रतीत हुई। वह रेलवे कर्मचारी की वेशभूषा में था। गेहुआ सा रंग, ऊंचा सा कद, भरी भरी मूछें, मगर आंखें, न जाने क्यों उसकी आंखें अजीब सी थीं, जैसे महीनों से सोया ना हो। ज्वाला जल रही हो वहाँ, मानो एक वह प्रकट में उस अजनबी से बातें करती जा रही थी। पर मन ही मन दो तरफ दिमाग काम कर रहा था। अपने बापूजी की तबीयत की फ़िक्र में परेशान भी थी। पता नहीं वे कैसे होंगे। हे भगवान, मेरे बाबूजी को स्वस्थ रखना, उन्हें कभी कुछ ना हो, मैं पहुंच जाऊं, तब तक उन्हें अच्छा रखना। दूसरा, ये क्या नई मुसीबत खड़ी हो गई अब, इससे कैसे निपटा जाए? नया इंजन न जाने कब आएगा। बुदबुदाती शन्नो के कंठ से घड़घड़ाते हुए अजीब से भयातुर स्वर निकल रहे थे, जैसे जकड़ गई हो जिह्वा, कंठ और तालू सूख गए हों जैसे। बेहद डर सा लग रहा था उसे। वह मन ही मन सोच रही थी कि किसी तरह इज्जत और जान बचाकर तेज़ कदमों से स्टेशन तक दौड़ लगा दे, परंतु रास्ते में इस आदमी ने घेर लिया तो इसके अन्य साथी भी तो हो सकते हैं, कहीं यही न बुला ले उन्हें। शन्नो के कान खड़े थे कि अजनबी के साथियों की ज़रा सी भी आहट पाकर उसे क्या प्रतिक्रिया करनी है, वह सोचती जा रही थी। इंजन भी सुबह होते होते तो आ जाना चाहिए। आप कौन हैं और क्यों रुके हुए हैं? पूछते हुए शन्नो मन ही मन कांपी, मगर जैसे उसने सुना ही नहीं, अपने आप से बड़बड़ाते हुए प्रत्युत्तर दिया, मैं कौन हूँ? मैं एक अकेली जान, अपनी अधूरी दुनिया अपने पीछे छोड़ आया, जिन्हें अब भी याद करता हूँ और तुम जैसी मासूम यात्रियों की सहायता करता हूँ, इसलिए तो चला आया। शन्नो का मस्तिष्क तेजी से काम कर रहा था। यदि ये आगे बढ़े तो वह क्या करेगी? पास में तो कोई ऐसी वस्तु भी नहीं दिख रही थी। हाँ, जूड़े में पिन थे कई, पर उनसे क्या होगा? शन्नो को अफसोस होने लगा। रात में आ गई अकेली, कुछ हथियार भी नहीं है मेरे पास में। यदि कोई घेर ले तो क्या करूँगी? अरे, एक चैन तो डाल ही लेनी थी, उसी में ताला लटका लेती, अभी काम आता ना, जिसे हथियार बना सकती थी। मगर यदि अब ये आगे बढ़ा तो क्या करेगी? शन्नो मन ही मन स्वयं से पूछ रही थी, खुद को कोस रही थी। पर उसने पाया कि सामने बैठे शख्स का कोई खतरनाक इरादा है नहीं। तभी वह सामने बैठा हुआ शख्स बोला, कुछ सोचते हुए बोला, सहायता करते हुए ही तो मेरा ये हाल हुआ था, अब तो यहाँ रुकना ही मेरा काम है। कहाँ जा सकता हूँ? मैं तो न जाने कब से यहीं रहता हूँ। यहाँ तुम अकेली, यहाँ एकांत में पड़ी हुई थी। यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व गलत नीयत से मंडराते देखे, इसलिए आना पड़ा मुझे। बताते हुए उसका चेहरा एक आंतरिक
खुशी से चमक रहा था, जैसे उसने शन्नू पर पहरेदारी करके बहुत बड़ा काम किया हो। मगर शन्नू को ज़रा भी विश्वास न हुआ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। कुछ और ही गौर किया शन्नू ने जो उसने पहले कहा था। बात की बातें उसके सर पर से निकल गईं। क्या क्या कहा आपने? आप यहीं रहते हैं? यहाँ कोई कैसे रह सकता है इतने वीराने में? यहाँ घर कहाँ दिख रहे हैं? उसने इधर उधर खिड़कियों से नज़र डालते हुए पूछा। उस बोगी की एक और की खिड़की का कांच लगभग टूटा हुआ था, इसलिए सलाखों के पार बाहर दूर जंगल तक का दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। रेल पटरियों से थोड़ा दूर बड़े बड़े पेड़ हवा से साएं साएं कर रहे थे। उसकी मरमर की तेज़ ध्वनि के साथ सियारों की हुआ और चित्कार सुनाई दे रही थी। पेड़ों के पीछे दूर तक घना जंगल था। रात्रि का तीसरा प्रहर जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की तरफ से एक स्वर आ रहा हो, आ आ आ। घना अंधकार तो नहीं था, पर बाहर सब कुछ स्पष्ट धुंधलका सा था। बोगी का दरवाज़ा आधा खुलता, कभी हवा से पूरा खुलता हुआ झूल रहा था। वह दूसरी नंबर की बर्थ पर बैठी थी, इसलिए द्वार से दिखने वाला दृश्य भी उसकी आंखों के सामने रह रह कर आ जाता था। शन्नू की घबराहट अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसे सूझ नहीं रहा था कि इन परिस्थितियों में अब क्या करे। बाहर निकलती तो भी खतरा था और यहाँ बैठने में भी डर था। हवा से उस झूलते दरवाजे की खटखट के कारण शन्नू के रोंगटे खड़े हो रहे थे। सभी तरफ एक आभासी रहस्यमयी झीना सा लिपटा हुआ कोहरा था, जिसके कारण वातावरण और डरावना हो रहा था। तभी कुछ आहट आई। ऐसा आभास हुआ 3-4 लोग पटरियों के बगल से इधर ही झांकते हुए गुजर रहे हैं। उनकी आंखें बोगी के अंदर ही लगी थीं। उन्हें झांकते देख वह बोगी में बैठा आदमी चौकन्ना होकर उन्हें ही घूरने लग पड़ा। इधर शन्नू भी सतर्क होकर उनके इरादे भांपने लगी। बोगी में किसी आदमी को बैठा देखकर वह सीधे निकल गए। शन्नू के डर को देखते हुए वह सामने बैठा आदमी बोला, तुम चिंता ना करो, डरो मत, मैं हूँ ना, देखो यही है वे। लेकिन तुम मेरी सहायता क्यों कर रहे हो? मैं अकेले तुम्हारी ही नहीं, मुसीबत में फंसे हर उस स्त्री पुरुष की सहायता करता हूँ, हर शख्स की सहायता को तत्पर रहता हूँ। देखो अब यहाँ मुझे देखकर वे सिर पर पैर रखकर भाग गए। आप सहायता करते हैं, इतनी रात में क्यों इधर घूमते सहायता कर रहे हैं? आपके घर वाले कैसे घूमने देते हैं? शन्नू हैरान भी थी। उस आदमी की बातें अजीब सी थीं। अब उसने और अधिक गौर किया तो उसे लगा कि उस सामने बैठे आदमी का वजूद, उसकी आवाज़, सब कुछ अस्पष्ट सा अनेक सवाल खड़े कर रहा था, जैसे कुछ हो भी और नहीं भी हो, जैसे एक तरलता जो गाढ़ी होकर एक आकार दिखा रही हो, और ऐसा भी जो लगता था कि कुछ है भी और नहीं भी, पारदर्शी सा एक साया सा भी जो हिल डुल भी रहा है और बोल भी रहा है। बस आंखों की जलती हुई लौ से भली भांति पता लगता था, तुम घबराओ नहीं, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। दरअसल किसी की मदद करते हुए ही मेरा यह हाल हुआ। मदद करते हुए ही आपका ये हाल हुआ था? किसकी मदद करते हुए यह हाल हो गया? आप तो अच्छे भले लग रहे हैं। इस घने जंगल में क्यों भटक रहे हो? शन्नू के जिस्म में थरथराहट व ज़ुबान में लड़खड़ाहट सी होने लगी। उसके रोम रोम खड़े हो रहे थे। उसे आभास हुआ, हो न हो कहीं ये भूत तो नहीं है। अज्ञात भय से यह सोच कर तो शन्नू की रगों में रक्त दौड़ रहा था, मानो फ्लड आ गया हो। अपने ही दिल की धड़कनें उसे इतनी ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लगी कि उसके कान बजने लगे। वह कांपने लगी भय से, कनपटियाँ धमकने लगीं। कुछ सोचने समझने की ताकत मानो अब बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी। घबराहट के मारे दिल ऐसे धड़क रहा था मानो उछलकर हाथ में ही आ जाएगा। इस अजनबी का क्या हाल हुआ होगा? कौन हो सकता है ये? कहीं ये कोई रूह तो नहीं? नहीं, ये तो मेरे साथ साधारण इंसान जैसी बातें कर रहा है। फिर कहीं इस आदमी की नीयत में खोट तो नहीं? वह मौन बैठी सोच रही थी कि वे पैदल झांकते हुए सच में आदमी थे या वे भी भूत वूत। शन्नू बहुत कंफ्यूज थी। या खुद ही किसी की आड़ लेकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, या सचमुच वे गलत मंशा लिए इधर आए थे। ये तो मेरे साथ साधारण इंसान जैसे बातें कर रहा है। फिर क्या हो सकता है? रूह या साधारण इंसान जो मुझे मूर्ख बनाकर बातों में लगा रहा हो? शन्नू बहुत कंफ्यूज थी। कैसे हैं आजकल के लोग? किसी की कोई परवाह ही नहीं। कौन साथ यात्रा कर रहा है, लोगों को इससे भी मतलब नहीं रहता। उस सह यात्री को मैंने इस तरह अकड़कर जवाब दिया था, सो वह भी क्यों जगाता? उसे क्या पड़ी थी? उससे
उससे तो मैंने पहले ही बिगाड़ कर लिया था, खराब बोलकर। सन्नो सोच रही थी। उसके पिता ने कितनी बार यह कहावत दोहराई है मुझे सीख देने को, पर मुझे याद नहीं रहता। वह कहते रहे सदा कि बातन हाथी बैठिए बातन हाथी पाँव, मगर मेरे अंदर बचपन वाली कड़वाहट क्यों एकदम से आ जाती है कभी कभी, जब मुझे लगता है कि कोई अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा हो। भोली ही आपकी ऐसी होती है जो आपको सम्मान दिलाती है और वही अपमान भी करा देती है। मैंने भन्ना कर उसे जवाब दिया था, इसलिए मैं सो रही थी तो जगाया भी नहीं। सभी यात्री उतरकर चल दिए, किसी एक ने उसे जगाना जरूरी नहीं समझा। वह भी तो न जाने कब सो गई, अकेली सफ़र कर रही थी तो उसे कतई सोना नहीं था। सोचा तो यही था, फिर जागती क्यों नहीं रही? गलती तो हो गई थी। शन्नू मन ही मन स्वयं को कोसती बुदबुदा रही थी। हे भगवान मेरी रक्षा करो, उसने प्रार्थना करते हुए फिर से घड़ी पर निगाह डाली। 3:55 यानी पूरे 1 घंटा और 20 मिनट से वह डरी हुई गौरैया की भांति कांपे जा रही थी। समय का भान भी कैसे रहता? यह आदमी ना उसके सामने से हट रहा है ना वो हिल पा रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वाम में क्या रखा है? जानना ही चाहती हैं तो बता देता हूँ। वैसे मुझे अब कोई पूछने वाला है नहीं। लोग मुझे सदाशिव उइके कहते थे। नाम लेते हुए अजनबी साए की जलती हुई आंखें जैसे बुझ सी गईं, फिर जैसे उनमें से पानी की जगह लहू टपकने लगा हो, टपाटप। यह देख शन्नू ने झुरझुरी सी ली, फिर धीरे धीरे वह लहू उस अजनबी के पैरों में से टपकने लगा। उसके घुटनों के नीचे से पैर गायब थे। शन्नू ने देखा कि अब वह सामने बैठा शख्स अधूरा था। उसका धड़ भर था, पूरे पैर सुर्ख लाल लहू के साथ कहीं हवा में बहते जा रहे थे। जो बादल हवा में घुलते घुलते विलीन हो जाते हैं, वह दर्द से कराह रहा था, हल्के हल्के रो रहा था। आपको क्या हुआ है? अचानक इस दृश्य को देखते ही शन्नू का मस्तिष्क मानो बर्फ की भांति सुन्न हो चला। उसने महसूस किया मानो वह तंद्रा में हो। स्वयं को चुटकी काट कर देखा, नहीं, वह तो अपने होशो हवास में थी। उस अजनबी का टुकड़ा टुकड़ा घुलते अंग, बुरा हाल देखकर शन्नू भी डर रही थी और मन द्रवित भी हो रहा था। सुबह होने लगी है, अब तुम्हारे लिए कोई डर की बात नहीं, और मेरे भी जाने का समय आ गया है। डरो मत, हम रूहें बिल्कुल अकेली भटकते हुए कभी भी परेशान हो उठती हैं, इंसानों का साथ चाहती हैं, उनसे अपनी अधूरी रह गई बातें कहना चाहती हैं, उनकी सहायता भी करती हैं, पर आप लोग हमसे खौफ खाते हो। क्यों भला? हमारी दुनिया में अच्छी आत्माएं भी होती हैं जिन्होंने अपने जीवन भर बुरे कर्म नहीं किए, अब इस दुनिया में आकर भी कैसे करेंगी? मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। उस अजनबी साई की बात सुनकर अब शन्नू को उसे डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि वह उसके बारे में जानना चाहती थी कि उसका ऐसा हाल कैसे हुआ। हम इंसानों से ज़्यादा डरावने नहीं हैं, जो इंसानों पर ही घात लगाते हैं, उन्हें लूटते, रेप करते, जान से मारते हैं। इंसान ही इंसान से घात ना करता तो ये दुनिया इतने अपराधों से भरी ना होती। मैं यहीं रेलवे लाइन के किनारे ही एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है, वहीं रहता हूँ। हमें भी कोई ठिकाना तो चाहिए होता है, उसे कोई भी आसानी से पहचान सकता है। उसका तना मेरे रहने के कारण एक गोलाकार होकर आदमी की शक्ल का हो गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई बूढ़ा आसमान की ओर अपने दोनों हाथ उठाए प्रार्थना कर रहा हो। आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? शन्नू के मन में आया सवाल उसकी ज़ुबान पर ही आ गया। आखिर क्यों आप भटक रहे हैं, जबकि आप इतने अच्छे भी हैं? आप तो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। जिस दिन मेरी पृथ्वी पर रहने की अवधि समय चक्र पूरा हो जाएगा, उस दिन हो सकता है कि मेरी मुक्ति हो जाए। अभी मेरा जीवन काल पूरा नहीं हुआ है, तब तक मुझे अपनी वृत्ति को सही रखना पड़ेगा। अच्छे कर्म करके अपने कर्म शुद्ध बनाने पड़ेंगे, या फिर कोई मेरा अपना आकर मेरी मुक्ति करा दे, तो यह उन तक जाकर कौन बताएगा? मेरी शक्तियाँ इतनी प्रबल नहीं हैं कि मैं उन तक पहुँच सकूँ। बस मैं यही कुछ दूरी आसपास तक ही सीमित हूँ। जो रूहें बुरे कर्म करती हैं वे अनंत काल तक ऐसे ही धरती पर भटकती रहती हैं। ऐसा हमारे प्रेत लोक में प्रचलित है, पर जो आत्मा मन वचन से जीवित रहते हुए ही शुद्ध कर्मों वाले न रहे हों, वे यहाँ आकर भी अच्छे कर्म नहीं कर सकते। लोगों को डराते हैं, सताते हैं और परेशान करके अपनी दुष्प्रवृत्तियाँ दर्शाते हैं और स्वयं भी दुख भोगते हैं। लोगों को अच्छे आचरण करना चाहिए। अब तुम अपना ख्याल रखना। कहीं दूर से आते उस अजनबी रूह के स्वर हल्के पड़ रहे थे। फिर उस अजनबी के आसपास एकत्रित सघन हवा विरल होने लगी। जो आकर इतनी देर तक शन्नू के साथ बात किए जा रहा था, वह धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर गायब होने लगा, जो बेहद भयानक, दिल को दहला देने वाला था। ऐसा नज़ारा देखते ही शन्नू का डर फिर पूरी शिद्दत से उजागर हुआ।
हुआ। उसने पूरी दम लगा दी और भागने की कोशिश करने लगी, मगर उसे महसूस हुआ कि उसके पैर भी न जाने कहाँ गायब हैं, बेहद ठंडे, स्थिर और फ्रीज़ होते हुए। फिर उसने हाथ हिलाए तो हाथ का भी वही हाल था, वह भी जैसे हवा में घुलने को तैयार थे। शायद उसका असर था यह। अब शन्नो ने चिल्लाने का प्रयास किया तो मुंह से आवाज़ ही न निकलती थी। बचाओ बचाओ, वह ज़ोरों से चीखने की कोशिश करती, फिर असफल होकर वहीं धड़ाम से गिरी और ट्रेन की बोगी का फर्श, जिसका लोहा बर्फ़ सा ठंडा हो रहा था, उसका स्पर्श भी शन्नो को बेहोश होने से न बचा पाया। शन्नो न जाने कब तक ज़मीन पर पड़ी रहती कि किसी ने उसे जगाया। शन्नो तब भी बुदबुदा रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना, जाने दो, मुझे बचा लो। कल रात वो कौन था? अरे मैडम, आपको कौन मार रहा है? स्वप्न तो नहीं देख रही हैं? कल रात कोई आया था क्या? आप नीचे क्यों पड़ी हैं? आपके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ? उसने वहीं वॉश बेसिन से दोनों हथेलियों में पानी भरकर शन्नो के मुंह और कानों पर अच्छी तरह से छिड़क दिया। ओ, मैं कहाँ हूँ? और आप कौन हो? शन्नो होश में आते हुए बोली, मैं तो चौकीदार हूँ। आप कब से यहाँ सूनी बोगी में पड़ी हैं? खाली गाड़ी खड़ी है, इधर काम करता हुआ चला आया, सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर रहा था कि आप पर नज़र पड़ गई। इसे सफाई के लिए यार्ड में भेजा जाएगा। कल रात वो कौन था? कल रात? तो क्या कल रात से आप ऐसे ही बेहोश पड़ी हैं? और रात में कौन था? कोई सदाशिव उइके था। उसने अपना नाम सदाशिव उइके बताया और फिर उसके कटे हुए पैर लहू के साथ बहने लगे थे। क्या वह फिर आया था? वो दिखा? घबराहट में चौकीदार के हाथ से लाठी जा छूटी। आपको कल रात? तो क्या कल रात से आप ऐसे ही बेहोश पड़ी हैं? हाँ, बहुत देर तक बातें करता रहा वो। फिर अचानक उसे उसके असली रूप में देखकर मारे भय के मैं यहीं गिर गई शायद। उठी, कहते कहते शन्नो सिहर उठी। मैडम चलिए यहाँ से, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। चौकीदार ने झुरझुरी ली। वैसे आपको जाना कहाँ है? उसने ट्रेन के गेट से झांकते हुए उतरने का प्रयास किया। पटरियाँ बहुत नीची थीं। शन्नो ने अपने दोनों हाथों से गेट के बाहर लगे हुए हैंडल थाम लिए। फिर वह एक सीढ़ी पर पैर रखते हुए नीची गिट्टी वाली स्लीपर पर कूद गई। उसने चारों ओर देखा तो प्रातः बेला की सुहानी बयार चलने लगी थी, जो प्रकृति रात्रि के अंधकार में साएं साएं करती अपनी प्रेत लीला से भयभीत कर रही थी। उसी का अब रूप परिवर्तित हो गया था। पूर्व दिशा से उजाला चला आ रहा था, मानो किसी युवती ने अपने चेहरे को ढके हुए काली चादर उतार कर नारंगी सी पारदर्शी चुनरी ओढ़ ली हो एवं शर्माती हुई कमरे से बाहर आने के लिए एक एक कदम बढ़ा रही हो। वही सुहानी हरी तिमा बिखेरती अति सुंदर दिखाई देने लगी थी। पक्षियों का मधुर कलरव आंखों में संगीत घोलने लगा था। उसने हाथ की घड़ी में देखा तो वह 7:30 के लगभग का समय दिखा रही थी। उसने अंदाज़ा लगाया कि कितने समय तक वह बेहोश पड़ी रही होगी। फिर एक पल को उस अजनबी रूह को धन्यवाद दिया और चल पड़ी चौकीदार के पीछे पीछे। हाँ चलो भैया, मुझे स्टेशन तक का रास्ता बता दो। अपनी अस्त व्यस्त हालत ठीक कर वह चलने को तैयार हो गई। उसका बैग साथ खड़े चौकीदार ने उठा लिया था। शन्नो के मन में एक सवाल था, क्या उस अजनबी की रूह जिसने बाद में अपना नाम भी बताया था सचमुच किसी पीपल के पेड़ पर रहती होगी जो यहीं कहीं आस पास है? यदि है तो मिल जाना चाहिए। रास्ते पर चलते हुए वह अपने दोनों ओर एक एक पेड़ देखती जा रही थी। क्या वह पीपल का पेड़ सचमुच ही होगा? ट्रेन पार करके कोई 200 मीटर ही आगे की ओर गई थी कि सचमुच शन्नो को वह पीपल का पेड़ खड़ा दिखा। उसके तने पर पृष्ठ भाग पर एक बड़ा घूमर सा उभरा हुआ था जो किसी बूढ़े की पीठ जैसा दिख रहा था। आगे की ओर उसका तना झुककर कुछ खोखल सा बनाया था, जैसे उस बूढ़े का मुख हो, और तो और आँखों के कोटर के आकार भी बने हुए दिख रहे थे। एक खास कोण से देखने पर तो वो बिल्कुल किसी अधेड़ आदमी की तरह दिख रहा था। शन्नो ने हाथ जोड़ लिए उधर देखते हुए, मन ही मन धन्यवाद दिया रात के अंधेरे में अपनी सुरक्षा करने के लिए। फिर थोड़े समय बाद मध्यम गति से चलती शन्नो स्टेशन मास्टर के ऑफिस तक जा पहुंची। वहां टेबल पर नेम प्लेट रखी थी, रमाकांत शर्मा। वह कल रात ट्रेन के इंजन खराब होने के बारे में बताने लगे। मैडम, पता नहीं ट्रेन के इंजन में क्या खराबी आ गई। रात्रि में सारे यात्री किसी तरह पैदल चल
मिलकर स्टेशन तक पहुंचे थे। यहाँ ऐसा एक दो बार पहले भी हो चुका है। कारण क्या है ठीक ठीक कोई नहीं बता पाता। श्रीमान, क्या आप सदाशिव उइके के नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? गार्ड सदाशिव उइके, उनकी मृत्यु यहीं कहीं एक एक्सीडेंट में पैर कटने से हो गई थी। उन्होंने जनरल बोगी में अत्यधिक भीड़ के कारण कुछ लड़के जो ट्रेन के फाटक पर लटके हुए थे, शायद किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, किसी मोड़ पर चलती ट्रेन से क्रॉसिंग पर उन्हें गिरने से और दुर्घटना घटने से बचाया था। अच्छा, फिर? लेकिन लड़कों को बचाते हुए वे स्वयं अपना संतुलन खो बैठे, गिरे और चलती ट्रेन के आगे उनके पैर आ गए। रात का समय था। ओह, फिर क्या हुआ? वे बचे या नहीं? नहीं, वे नहीं बच पाए। बहुत देर के बाद जब पता चला, फिर उनकी लाश भी नहीं मिली। कहते हैं कि बस लहू से सने कटे हुए पैर मिले। कहते हैं कि लाश नहीं मिली, शायद उसे जंगली जानवर उठा ले गए थे। मेरी पोस्टिंग तो अभी यहीं कुछ समय पहले ही हुई। इस हादसे को कोई 4 वर्ष होने को आए। रमाकांत ने रिकॉर्ड में से कहीं ढूंढकर एक फाइल निकाली, शन्नो के सामने रख दी। एक गहरी सांस लेकर शन्नो ने फाइल पलटी। कागज़ों के पुलंदे के ऊपर ही एक पेपर की कटिंग लगी हुई थी, जिसमें सदाशिव उइके की दुर्घटना से घटी मृत्यु का ब्यौरा था तथा परिवार में पीछे 2 छोटे बच्चे और पत्नी के छोड़ जाने का भी ब्यौरा था। शन्नो के दिलो दिमाग में यह सुनकर एवं रात्रि की घटना याद करके सर्द लहर सी छा गई। वह सदमे में डूबी ज्यों की त्यों बैठी रह गई। यानी वह सच में सदाशिव उइके की रूह थी। वह कुछ देर तक यूं ही अवाक बैठी रह गई, मानो जम गई हो। तब तक स्टेशन मास्टर के संकेत पर चौकीदार चाय ले आया। श्रीमान, क्या आप मुझे श्री सदाशिव उइके के घर का पता कहीं से ढूंढ कर दे सकते हैं? जी देखता हूँ, थोड़ा समय ज़रूर लग जाएगा। फिर चौकीदार की मदद से बहुत सारे रजिस्टर उलटने पलटने के बाद आखिर रमाकांत शर्मा ने पता खोज लिया और एक स्लिप पर लिखकर शन्नो के हाथ में दे दिया। चाय पीकर शन्नो ने स्टेशन मास्टर को मदद करने के लिए हृदय से धन्यवाद दिया और विदा ली। बस पकड़कर वह 1.5 घंटे में अपने मायके आ गई। वहाँ कमरे में बाबूजी आराम से कुर्सी पर लेटे थे। बेटी का मुख देखकर उनकी हालत अब अच्छी दिख रही थी। शन्नो ने भी पिता को ठीक हालत में देखा तो एक बोझ सा उतर गया। उसने अपने चचेरे भाइयों के हालचाल लिए और अपने लिए 1 कप चाय बना लाई। चाची शायद कहीं बाजार की तरफ सौदा सुलूफ लेने गई थीं। चाय पीते हुए रात की बात याद कर शन्नो के चारों ओर एक अंधड़ सा घूम रहा था। बहुत सारी बातें जो उसने अजनबी से अनजाने में की थी। ढेर सारे सवाल थे जो उसके मस्तिष्क में चक्कर काट रहे थे कि जब कोई किसी का भला करने जाता है तो उसका बुरा क्यों हो जाता है? यह जिंदगी का कैसा गणित है? वह अभी भी रात में मिले अजनबी के दर्द को अपने मन से निकाल नहीं पा रही थी। उस अजनबी की दास्ताने मौत ने शन्नो के मन को बुरी तरह झकझोर दिया था। हाँ, सचमुच वह सबका मददगार था। उसने तो शन्नो की भी सहायता करनी चाहिए। भले ही शन्नो भयभीत हो गई थी। अकेली पड़ी शन्नो की हर बुरी इहलोक और परलौकिक कुदृष्टि से रक्षा करता बैठा था वह। मगर क्या उस अकेलेपन की शिकार रूह की दर्द भरी दास्ता का कोई निराकरण है? यदि है तो कौन करेगा? उसका ठिकाना तो वह स्वयं ही बता गया था। शन्नो ने सोचा वह यहीं रहकर कुछ दिन बाबूजी की सेवा करेगी और एक बार कोशिश करके देखेगी कि लाए हुए पते पर उस मददगार अजनबी के परिवार वालों से मिले। यदि वे उस अजनबी रूह के बताए पीपल के पेड़ वाले स्थान पर उनसे मिलने जाने का आग्रह मान जाएंगे तो उन्हें लेकर जाएगी और उनकी मुक्ति के लिए जो भी बन पड़ेगा यहाँ से जाने के पहले ही करके रहेगी, वरना अब शन्नो के मन को चैन नहीं मिलेगा।